हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे आज से शुरू करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग एई जेई एग्जाम के प्रिपरेशन को देखेंगे। हमारे पास जो एई और जेई के एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जब हम मटेरियल सर्च करते हैं तो हमें कम से कम बहुत कम मटेरियल मिलता है। तो और मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, उन चीज़ों को मैं आगे के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले, इस चीज़ के लिए मैंने इसे शुरू करने का कोशिश किया है। अगर जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम आए आपको इस वीडियो को देखने के बाद, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी हमारे पास आएगा वीडियो, और आप देखिएगा कि हम मोर देन 5000 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। आज जो है बिल्डिंग मटेरियल हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आज पहला पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ निकल क्रोमियम इज अबाउट, मतलब बताना है हमको कि मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर जो है निकल का वो कितना है। तो जब आप बात कीजिएगा कि निकल का कितना है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एनएचपीसी जेई के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर यानी कि हम मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर जो है आपका, अगर निकल क्रोमियम का बात करें, निकल क्रोमियम, तो निकल क्रोमियम का ये जो है 1150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलता है 1400 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके साथ साथ अगर निकल का ही बात करें तो निकल में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलता है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलता है 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद इसमें हाई रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्यों मिलता है और किसके साथ देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन था कि वर्किंग मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर इसका क्या होगा, तो हमारे पास आंसर क्या है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर का 1 का ये होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेड ऑफ सीमेंट एज पर आईएस क्लासिफिकेशन। तो हमें इसका जो आंसर है वो जानने से पहले आप जान लीजिए कि 33 ग्रेड 33 ग्रेड ओपीसी के बारे में, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसको बोलते हैं, जो कि आईएस 26 सॉरी यहाँ पे हमारा जो है आईएस, ये जो हमारा 33 ग्रेड है, 33 ग्रेड ओपीसी आईएस 2, सॉरी फिर से गलत हो गया, पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ इस वजह से गलत हो रहा है, जल्दी इसको मैं समझ जाऊंगा। आईएस 269, ठीक है, जो कि 1986 में लिखा गया था, इसके हिसाब से, ठीक है। फिर 43 ग्रेड जो होता है ओपीसी का, वो होता है आईएस 8112 ऑफ 1989 का। और 53 ग्रेड होता है ओपीसी का, वो होता है आईएस 12269, जो कि 1989 में लिखा गया था। सॉरी, ये 1989 में नहीं, इसको हम 7 में ये लिखा गया है। आप एक बार
कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा गलत होता है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे स्लो थोड़ा चल रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि बोरिंग जैसा है तो आप इसको 2x में देखिएगा, तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा। और थोड़ा आवाज़ की भी प्रॉब्लम है क्योंकि माइक की सुविधा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाऊंगा। ओके, तो चलिए इसका जो है इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 33 ग्रेड जो है हमारे पास है, 43 ग्रेड जो है, 53 ग्रेड जो है, मगर ये जो है हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कहता है अकॉर्डिंग टू IS 222 1991 इसके द्वारा स्पेसिफिकेशन जो दिया गया था बर्न क्ले परफॉर्मेंट बिल्डिंग ब्रिक्स का, यानी कि ब्रिक्स के बारे में जो जल जाता है ज़्यादा, उसके बारे में दिया गया था कि वो कितना परफोरेटेड ब्रिक्स नहीं एक्सीड करेगा, कितना मतलब उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो जानने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये तो सही है कि जो ब्रिक्स के बारे में, बर्न क्ले ब्रिक्स के बारे में जो लिखा गया है, ठीक है, वो IS 222991 में ही लिखा गया है। और इसमें क्या होता है कि ब्रिक्स जो होते हैं, ब्रिक्स हमेशा फ्री होने चाहिए। किससे फ्री होने चाहिए? क्रैक से। उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। फिर से इसके अलावा किससे फ्री होना चाहिए? उसमें फ्लोज भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, और नूडल्स के लाइंस भी नहीं होने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे लाइंस बन जाते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। फिर ब्रिक्स जो होंगे, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स जो होंगे वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। ब्रिक्स क्या होंगे? यूनिफॉर्म होने चाहिए कलर और टेक्सचर में, कलर एंड टेक्सचर में। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और अगर इसका जो एरिया देखा जाए कि टोटल करस्पॉन्डिंग फेस के अकॉर्डिंग इसका एरिया जो होता है वो कितने के बीच में परफॉर्मेंट होता है, तो परफोरेशन अगर इसका देखें तो वो होता है 30% से लेके 45%, टोटल एरिया के 45% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। उसके बाद इसमें शॉर्टर साइड जो होता है, ठीक है, यानी कि शॉर्टर साइड, आपका जो शॉर्टर साइड होगा वो लेस देन 20 mm होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए। किसमें? इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन में, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर में ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इसका डायमीटर की बात करें, यानी कि सर्कुलर में, अगर सर्कुलर में बात करिएगा तो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है, डाया, इसका 25 mm से कम डाया नहीं होना चाहिए, ये सब याद रखना है। फिर अगर एरिया की बात करें तो एरिया कभी भी क्या होना, 500 mm स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर, ठीक है। फिर इसमें और भी बात होती है, वाटर ऑब्जर्प्शन। वाटर ऑब्जर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अभी हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, बस जो जरूरी है वो बता रहा हूं मैं। 20% बाय वेट होना चाहिए, ठीक है। और एवरेज जो वारपेज होता है, वारपेज की बात करें तो वारपेज जो है नॉट एक्सीड 3%, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो इसका आंसर सही जो है डी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये देखिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक विदाउट लेमिनेशन एंड डिफेक्ट यूजफुल फॉर लेइंग फाउंडेशन। यानी कि आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी रॉक का क्या होगा लेमिनेशन के बिना या डिफेक्ट अगर यूज होता है तब भी, जब हम फाउंडेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है इसमें जानने को, तो हम मोटा मोटी पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स देखिए, टाइप ऑफ रॉक्स और सॉइल की बात करें, ठीक है, तो इसमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या क्या होता है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो रॉक अगर हार्ड रॉक्स की बात करें, हार्ड रॉक्स, ठीक है, जिसमें विदाउट लेमिनेशन, विदाउट लेमिनेशन, तो ये कहलाता है 3300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको 33 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर पहला ये था, ये दूसरा लेमिनेटेड रॉक्स वाले में अगर बात किया जाए तो 1650 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 16.5, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 100 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। उसके बाद एक होता है रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल डिपॉजिट। अगर इस टाइप के सॉइल है तो इसके होते हैं 900, और सॉफ्ट रॉक की बात करें तो ये होते हैं 450, यानी कि इधर आएगा 4.5 और इधर आएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा। अब ये तो जितने आपने पढ़े ये कोहेसिव सॉइल है, ये कोहेसिव का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था? कोहेसिव का। ये थे कोहेसिव के। अब हम नॉन कोहेसिव में अगर देखेंगे, नॉन कोहेसिव तो आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे ग्रेवेल्स, ग्रेवेल्स और इसके मिक्सचर वाले में 450 होते हैं किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और मीडियम सैंड का अगर बात करें तो मीडियम आपको मिलता है 250 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और फाइन का बात करें तो ये मिलेंगे 150 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और इसी में फाइन में ही एक आता है जो लूज भी रहता है। फाइन और लूज की बात करें तो ये 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सारे को देखते हुए जब आप इसमें देखिएगा तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है, जो पूछा गया है विदाउट लेमिनेशन, वो ये है। यानी कि आपका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 100 केजी है तो 100 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो टन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्लास लंबा चलने वाला है। ठीक है, Which of the following is used as an organic solvent preservative in the process of preservation of timber? टिम्बर में हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं? ये JSSC जेई के एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर क्या होता है ये जान लीजिए पहले। प्रिजर्वेशन यानी कि टू प्रोटेक्ट टिम्बर फ्रॉम, टिम्बर को बचाना है किससे? इंसेक्ट से। ठीक है, केमिकल प्रिजर्वेशन यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल प्रिजर्वेशन यूज किया जाता है। और इससे क्या होता है, वाई वी यूज इट फॉर इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ क्या, लाइफ ऑफ वुड, लाइफ के वुड को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं।
ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव में, टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव की बात करें तो पहला टाइप आपको आएगा, वो आता है टार ऑयल। उसमें तेल लगाएंगे, काला रंग का जो तेल आता है उसको लगाते हैं। ठीक है। ये रफ टाइप का रॉक से बना होता है। ठीक है, रफ रॉक से बना होता है। और ये हमारा, इसको कह सकते हैं कि तो रफ वर्क में यूज होता है। ठीक है। और इसके बाद जो इसका एग्जाम्पल है, वो मोस्टली जो यूज होता है इसमें, वो क्रिस्टोल है। ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसके अलावा आपको जो इसमें यूज होता है प्रिजर्वेटिव में, जिंक क्लोराइड है। ठीक है। उसके बाद एक बोरिक एसिड भी है, और एक सोडियम क्लोराइड, ये। ठीक है। इसके अलावा, ये तो टार ऑयल के अलावा हम लोग जो है दूसरा एक यूज करते हैं, वो है वाटर सोल्यूबल प्रिजर्व। दूसरा जो यूज करते हैं, वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव। वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव में जो यूज किया जाता है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे, ये इसी के थे। लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि अलग अलग नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन को देखा तो अलग बताना जरूरी है, इसीलिए मैंने बताया। एक थर्ड टाइप के आते हैं ऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव। और ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, वो डीडीटी बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को अब थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोग को परेशानी हो रहा होगा, बहुत लंबा जा रहा है। अभी छठे क्वेश्चन में ही है। व्हाट शुड बी द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गुड टिम्बर प्रिजर्वेटिव। क्या पावर होना चाहिए कि एक अच्छे टिम्बर में प्रिजर्वेटिव लगने के बाद उसमें पेनिट्रेट होना हो, कितना हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है। और बी क्यों है? प्रॉपर्टी ऑफ गुड, इसमें जो होता है वो वुड के लिए मिनिमम 6 mm से 25 mm तक ही होता है। ठीक है। और ये इसमें प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी जो होती है, ये एफर्टलेसली और चीपली अवेलेबल होता है। ठीक है। और ये जब चीप है, यानी कि इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिकल है, हर कोई कर सकता है। डेकोरेटिव के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर ए रैपिड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टू डेवलप द सेम स्ट्रेंथ एट दैट एक्सपेक्टेड टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। मतलब कि बोला कितना दिन चाहिए कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है सेम आएगा, जो 7 दिन में ओपीसी देता है। ठीक है। उसमें मजबूती सेम आएगा। तो इसका आंसर है 3। ठीक है। इसमें 3 दिन होता है, 3 दिन में सेम आता है। और इसको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो यूज ऑफ आरएससी, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको यूज करते हैं हम लोग प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। फिर उसके बाद रोड रिपेयर में क्या होता है कि गाड़ियां चलते रहती है, तो हम जल्दी से बना के उसको हटना होता है, और जल्दी से वो सेटल भी हो जाए। फिर कोल्ड वेदर जहाँ पे होता है, क्योंकि उसको सूखने का और उसका टाइम नहीं मिलता है,
तो हम वहां पे इसको यूज करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग व्हीकल कंपोनेंट इन द पेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या पर्पस है कि व्हीकल कंपोनेंट को हम पेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, टू स्प्रेड द पेंट इवेंचुअली। मतलब क्या होता है कि ये जो व्हीकल है ना, व्हीकल वो गाड़ी वाला नहीं है, ये एक तरह से बाइंडर है। ठीक है, बाइंडर के रूप में यूज करते हैं, इसको बाइंडर भी बोलते हैं। और व्हीकल इज एक वायल है जो मिक्स रहता है, वायल के साथ मिक्स रहता है। ठीक है, ये गाड़ी वाला मत समझ लीजिएगा, वायल मिक्स रहता है और जैसे ही उसको पेंट किया जाता है वो आसानी से फैल जाता है और जल्दी से सूखने में मदद करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। द टाइप ऑफ एग्रीगेट सरफेस टेक्सचर कैरेक्टरिस्टिक कैरिड बाय फिनिश्ड एंड ट्रास। तो इसमें क्या करा कि टाइप ऑफ एग्रीगेट सरफेस कौन कौन सा है जो टेक्सचर देता है, ये कैरेक्टरिस्टिक देता है, जो फिमिक और ट्रास के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो आता है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है हनी कम एंड पोरस, ये इसका आंसर है, पहले से लगा हुआ था बुक में। तो वहां से ही आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को बुक से ही लिया गया है, फिर प्रीवियस ईयर बुक्स लिया गया है। और आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बस उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, फिर 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 10वें नंबर में व्हाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीड हायर फायरिंग टेम्परेचर अप टू कितना चाहिए इसको। तो ये 1650 चाहिए होता है। ठीक है, और व्हाइट सीमेंट का जो है IS 8042 कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये प्योर चॉक होता है, प्योर व्हाइट चॉक होता है। ठीक है, और क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड से फ्री होता है। ठीक है, और लॉस जो होता है इसमें इग्निशन का लॉस बहुत कम है, लॉस नहीं है किसका, इग्निशन का। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 99% इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू OPC। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट आर एसेंशियल dispersion of rubber like resin, polystyrene and polyvinyl acetate in water and are prepared by grinding suitable pigment in an emulsion of water and film forming driver। इसमें जो क्वेश्चन है आप पढ़िएगा तो पेंट के लिए इन सभी चीजों में क्या क्या जरूरी है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है डी है। ठीक है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन बदल गया है, तो हम लोग फिर से वापस जाते हैं। इसका आंसर डी है, प्लास्टिक इमल्सन पेंट इसको कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक इमल्सन पेंट क्यों कहते हैं, दो तरह के पेंट्स होते हैं। प्लास्टिक इमल्सन पेंट जो होते हैं प्लास्टिक इमल्सन पेंट के बारे में लिखा हुआ है IS 5411 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, तो इतना देखिए दोस्तों, थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, मैं मानता हूँ, लेकिन आप धैर्य बना के रखिए। आपके पास जितने कंटेंट आने वाले हैं अब आने वाले समय में, ये आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे बुक का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। आपको बस यही पढ़ना है और याद करना है और आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो पेंट जो है इसके बारे में दिया हुआ है और ये स्टेबलाइजर में इसमें यूज होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन की तरह यूज होता है, मैग्नीशियम जिंक यूज होता है इसमें। और जो पेंट होता है उसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए इसको चाहिए 15 मिनट। कितना चाहिए, 15 मिनट। और
40 घंटे में हार्ड ड्राई हो जाता है, सॉरी 4 घंटे में। हार्ड ड्राई जो है 4 आवर में हार्ड ड्राइव आपका हो जाएगा। ये पेंट की खासियत है। दूसरा पेंट एक आता है रबर पेंट। और रबर पेंट की बात करें तो ये ओवर कंक्रीट यूज होते हैं एंड सीमेंट प्लास्टर पे। इन सभी को याद रखिएगा, आपके बहुत बेनिफिट के लिए है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द परसेंटेज। यहाँ पे क्वेश्चन का पहली आंसर लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है। अब देखते हैं, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन द गुड ब्रिक्स अर्थ। तो ब्रिक अर्थ यानी कि मिट्टियों से ही बनता है ब्रिक, ये तो आपको पता है। उसमें एल्यूमिना का मात्रा कितना होता है ये जान लीजिए। तो इसका आंसर जो है सी है, 20 से 30% होता है। तो ये जानने के पहले हम आपको सारा बता देते हैं कि क्या क्या उसमें ब्रिक्स में होता है। तो अगर ब्रिक्स की बात करें तो आपको इसमें सिलिका मिलता है सबसे ज्यादा। और सिलिका कितना मिलता है आपको? सिलिका मिलेगा 50 से 60%। फिर मिलता है एल्यूमिना, और ये मिलता है 20 से 30%। लाइम मिलता है आपको 10%, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड मिलता है 5 से 6%। 1% से कम होता है अल्कलीज। CO2 बहुत कम होता है परसेंटेज में, और सल्फर ऑक्साइड जो है कम होता है, और वाटर भी कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा था 12वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर के प्रिजर्वेशन के लिए ये सारे मेथड है दिए हुए, आपको बताने हैं अरेंज करके। तो सबसे पहले क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले जो है ब्रश अप्लाई किया जाता है, यानी कि सरफेस को हम लोग थोड़ा क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रश एप्लीकेशन, यानी कि सेकंड नंबर यहाँ पे है आपका। एक ही बार में आंसर सही हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जान लीजिए, पहला नंबर ब्रशिंग का होगा, दूसरे बार जो होगा डिपिंग होगा, दूसरा क्या करेंगे ये डिपिंग करेंगे 2 नंबर, और तीसरा नंबर क्या करेंगे ओपन टैंक में डालेंगे, और चौथा नंबर में प्रेशर उस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मोड स्केल इज यूज टू मेजर विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। मोड स्टोन को किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसको हम हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हार्डनेस को नापने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा मैच द कॉलम है, जिसको हम लोग मैच करेंगे। तो इसका मैच करने के लिए हमको देखना है एल्यूमिना। एल्यूमिना से हमको क्या होता है, ये हमें क्या देता है, ठीक है। तो एल्यूमिना का अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है कि वो प्लास्टिसिटी रिकवरी में मदद करता है। मोल्डिंग बनाते समय प्लास्टिसिटी मतलब उसमें थोड़ा सा लचीनापन आता है, यानी कि ए का 2, उसके बाद ए का 2, ये दोनों हमारा खत्म हो गया, ये दोनों हमारा खत्म। अब ये दोनों में से हमको देखना है। फिर आते हैं दूसरा आता है सिलिका। सिलिका क्या देता है, तो ये जो है प्रिजर्व करता है हाई टेम्परेचर में, ठीक है, श्रिंकेज से बचाता है। अगर सिलिका थोड़ा मात्रा में ना हो तो प्रिजर्व नहीं करेगा, बचाएगा नहीं। तो इसका आंसर आपको जो है दूसरे का क्या होगा, बी का 4। क्या होगा, बी का 4। बी का 4 यहाँ पे है, यानी कि हमारा आंसर सी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जगह मैंने छोड़ा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ा है। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IS कोड दैट गिव्स द सिरेमिक टाइल्स क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए कौन सा जो है हमारा क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है वो देखेंगे। अगर आपको याद हो तो आपके इंजीनियरिंग में शायद पढ़ाया गया हो, ऐसे ज्यादा पढ़ाया तो जाता नहीं है, सब कुछ हम लोग को बाहर ही करना पड़ता है, मगर फिर भी ध्यान दीजिए। आपका जो है IS 13712 1993 में ये किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इसमें इसका बारे में लिखा गया है। वो सारे डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द
ओपीसी। ओपीसी में जो आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, तो वो 0.5 to 6% के आसपास होता है। तो ये हमारा ए आंसर है। इसके बारे में जब हम सीमेंट के जब लेक्चर क्लास हम लोग लाएंगे उसमें आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मोड स्केल पे हार्डनेस, जो हम पिछले अभी पढ़े थे ना कुछ क्वेश्चन में, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं दिखाता हूँ आपको। हार्डनेस वाला क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए, यहाँ मोड स्केल का बात किया था, हार्डनेस का फिर से उसी को पूछा गया है दोबारा। कहाँ पूछा गया है ये देख लीजिए, यहाँ पे नहीं है ये, हाँ यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मोड स्केल के बारे में, और ये पूछा गया है 2022 में जेएसएससी के जेई एग्जाम में, जनरल इंजीनियरिंग में। तो आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो बीपीएससी भी कंडक्ट करवाती है एई की एग्जाम, जिसमें 6 पेपर वो लेती है, ठीक है। एक हिंदी की होती है, एक इंग्लिश की होती है, एक जनरल स्टडीज की होती है, एक जनरल इंजीनियरिंग की पेपर होती है, और सिविल की 1 एंड सिविल की 2, इतने पेपर एक ही बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, जिसमें लेती है। एक ही दिन में पेपर, 2 दिन में पेपर होता है, ठीक है। और उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। अभी जस्ट पेपर हुआ था, अब होप 1-1.5 साल के बाद ही पेपर आएगा, इसलिए अभी से प्रिपरेशन कीजिएगा तो बीपीएससी में चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि 2019 में जब इसका पेपर हुआ था उस समय 3000 के आसपास बच्चे थे। 2022 में जो इसका पेपर हुआ तो 65,000 के आसपास बच्चे थे, 6500 के आसपास सॉरी। और 2024 में जब पेपर हुआ है, इसमें बच्चे जो थे वो लगभग 24,000 भरे थे, मगर 10,000 लोगों ने ही अप्रोक्स एग्जाम दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज बढ़ते जा रही है, इसलिए आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना होगा। आप बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, हमारे चैनल पर बने रहिएगा तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे, सारे वीडियो हमारे देखने पड़ेंगे, तभी हो सकता है। और आगे आप देखिएगा, आपके अभी जो आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अभी निकाली है एई की वैकेंसी, जो पिछली बार उसका फॉर्म भराया है, पिछले इसी साल भराया है, जो एग्जाम 2025 में सितंबर के आसपास होगी। अभी से आप इसको तैयारी में लग जाइए। इसमें आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा और इंटरव्यू है। तो जनरल स्टडीज आएगी, आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, नॉलेज होना चाहिए, और सिविल और जनरल साइंस ये आपको इसमें देना पड़ेगा। फिर और भी हम लोग डिटेल में इसके लिए अलग से बनाएंगे। पहले 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर है वो डी होगा, टेल्स टैल्क होगा, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसको। और 19 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल्स यूज फॉर द ड्रेसिंग स्टोन, इसमें कौन सा ड्रेसिंग स्टोन के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है बी, माइलेट को यूज नहीं करते हैं। फिर आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत लंबा सारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें आप एक एक करके आप देखिएगा कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हमें डिस्कस करने के लिए एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और बाद में जब हम नॉर्मल क्लास के वीडियो रहेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। पहले अभी इसका देख लेते हैं, इसका आंसर आपको डी होगा, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्स थिकनेस ऑफ 2.5 ब्रिक्स वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक, हाफ का इसका थिकनेस कितना होता है, तो इसका थिकनेस जो होता है 19.685 होता है। अब ये कैसे आया तो हम आपको इसको बता देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि सारे क्वेश्चन को मैं सिर्फ आंसर लेके चला जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ब्रिक्स जो होते हैं, स्टैंडर्डाइज ब्रिक जो होते हैं, ठीक है, इसका साइज आपका क्या होता है 19 इंटू 9, ठीक है, सेंटीमीटर। अब नॉर्मल
साइज होता है नॉमिनल साइज ब्रिक्स का, अगर मोटार लगा दिए जाए प्लस मोटार, ये 20 इंटू 20 इंटू ये 9 होगा, इरेजर का। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं 20 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, थोड़ा मुझे चलाने में इससे दिक्कत हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का अगर बात करें तो इसके हो जाएंगे आपको कन्वेंशनल के लिए 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.6। और अगर बाल का थिकनेस देखा जाए, दीवालों का थिकनेस को भी लाया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है, प्लस मोटार। तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा 2.5 19 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी 50 सेंटीमीटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2.54 से, 19.685 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इसीलिए यहाँ से ये निकल के आया है। 22 नंबर में देखेंगे द एर्गिलियस रॉक्स हैज देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट एज, इसका क्या होगा, तो इसको जब देखेंगे तो इसका आंसर बी है, क्ले और एल्यूमिना। ठीक है, क्ले और एल्यूमिना इसका आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल, इंटरनल वॉल के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इमल्सन पेंट, इमल्सन पेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये आसानी से क्विकली सूख जाता है 2 ही घंटे में, 1.5 घंटे से 2 घंटा इसको टाइम लगता है सूखने में। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन जो है लंबा है, लंबे समय तक ये चलता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और 24 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हीकल इन ए वाइल्ड बोर्न पेंट, ये 2022 में आया था, और कुछ समय पहले ही अभी मैंने व्हीकल के बारे में बताया था कि पेंट के में यूज किया जाता है। तो व्हीकल जो है होल्ड करता है इंग्रेडिएंट को, ठीक है, होल्ड करता है पेंट को लिक्विड सस्पेंशन बनाए रखने के लिए। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, 25 नंबर क्या है, फंक्शन ऑफ एडिंग जिप्सम, जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है, तो जिप्सम का पर्पस है कि आप उसमें फ्लैश सेटिंग टाइम जो है, फ्लैश देते तुरंत सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करता है, फ्लैशिंग सेटिंग टाइम से अवॉइड करने में मदद करता है आपको जिप्सम। ठीक है, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बर्न्ड क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ए जो है 11 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, 35, 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 और 3.5। ये सारे को आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब क्लास की बात करें सिर्फ इतना ही बोलते हैं, और जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं तो उसमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद 27 का क्वेश्चन है, जो रॉक फॉर्म ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, तो इसमें कौन सा हीट और एक्सेसिव प्रेशर में कौन सा रॉक बनता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 28 में एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम्स के में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है लगभग 25% क्ले होता है, जो कि बर्न थोड़ा सा हल्का बर्न हो गया होता है। अब 29 का देखिएगा, तो सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट,
सिलिका कितने मात्रा में पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है? तो सिलिका का जो परसेंटेज है लगभग 17.25% होता है। इनमें से आंसर आपको 17 से 25 वाले को लगाना पड़ेगा। और सिलिका किस में हेल्प करता है? स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट वाइडली यूज इन रिटेनिंग वॉल। सीमेंट जो है रिटेनिंग वॉल में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? कहाँ यूज किया जाता है? तो लो हीट सीमेंट, यही लो हीट सीमेंट यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। मगर अगर किसी को लो हीट सीमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ने का मन हो तो वो आप जो है IS 12600 को रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 31 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द इंडिजिनस ट्री। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो वो टीक इंडोजिनस में नहीं आता है। अब इंडोजिनस क्या होता है ये जान लीजिए। एक होता है एक्सोजेनस, ठीक है, और एक होता है इंडोजेनस। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं चीड़ और देवदार होता है। देवदार, पाइन्स, इन सब में आप देखिएगा तो इनके उगने वाले जगहों पे टेम्परेचर की जो होता है डाउन होता है। ठीक है, लेकिन एक्सोजेनस जो होता है वो थोड़े गर्म वाले इलाके में होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो है बैम्बो होते हैं और लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 एल्यूमिना इन ब्रिक्स अर्थ। ये एल्यूमिना का क्या काम है ब्रिक अर्थ में? तो एल्यूमिना क्या करता है? वाटर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, यानी कि हमारा प्लास्टिसिटी में मदद करेगा। पानी उसमें ऑब्जर्व करके रहेगा तो हल्का रहेगा, बढ़ने में मदद मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड जो है किस में यूज किया जाता है? तो उसको टेबल मोल्डिंग में यूज किया जाता है ब्रिक्स को बनाने में। फिर आगे बढ़ते हैं। 34 व्हेन फैट लाइम इज सेक इट्स वॉल्यूम। अगर फैट लाइम सेक कर जाता है, सेलेक्ट करने पर इसका वॉल्यूम कितना होता है? तो ये इंक्रीज कर जाता है 2 से 2.5 गुना। ठीक है, फैट लाइम क्या होता है ये जानना है। ठीक है, बता देते हैं। ये जो है प्योर होता है, जो कि लाइमस्टोन रॉक्स जो होते हैं जैसे कि चौक सेल, ठीक है, इसको बर्न करके मिलाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 35 प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। इसको क्या बोलेंगे? तो इसका हम जो है स्लेकिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्लेकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के साथ मिक्स होके कार्बन हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हीट का रिलीज होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। 36 रोटेटरी कीन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट रोटेट एट ए स्पीड ऑफ। जो कीन यूज होता है जिसके अंदर इसको रोटेट कराया जाता है तो वो कितना रोटेट करता है? तो 1 RPM से 3 RPM के स्पीड में ही ये रोटेट किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे इसको किया जाता है। फिर यहाँ पे एक मैच द कॉलम है। आप एक्सोजेनस ट्रीज और उसके करेक्टर है अलग अलग के, तो इसमें क्या क्या ये अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, घबराने की नहीं है। अभी हम फिलहाल इसका देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपको इसमें से ये है बी, यानी कि ए के 3 होंगे। ए के 3, फिर 2, बी के 2 ही हैं और इसके 4 है और इसके 1 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 38 by calculating and smelting iron over a crude and impure form of iron obtained is known as। जो ऑब्टेन होता है उसको क्या बोलते हैं? ये पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, पिग आयरन जो है क्रश किया जाता है 50 mm³ से बनता है। ठीक है, इसमें जो है 3 से 4% कार्बन रहता है, 0.5 से लेके 3.5% सिलिकॉन रहता है और ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 39
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हेवी ड्यूटी के लिए यूज होता है। और इसके पास जो होता है 5% एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। फिर आते हैं आगे। आगे जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी 33 ग्रेड आफ्टर 3 डेज कितना होना चाहिए 3 दिन के बाद, तो ये हो जाना चाहिए 16 मेगापास्कल। कितना हो जाना चाहिए 16 मेगापास्कल। और 28 डेज के बाद कितना हो जाएगा, ये 28 डेज के बाद आपको देखिए पहले तो 3 डेज 16 मेगापास्कल, फिर 7 डेज में आपको लगभग हो जाएगा मान के चलिए, मानना क्या है 22 होता है, और 28 डेज में ये लगभग आपको हो जाता है 33 के आसपास, 33 मेगापास्कल। ठीक है। 41 क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर्स, ये जो होता है 28 न्यूटन मेगापास्कल होता है। एक दिन से 3 दिन के अंदर 16 हो जाता है, और एक दिन में आपको 16 देगा, एक दिन का अगर बात करें तो 16 देगा, और 72 डे में 28 न्यूटन पर मेगा, ठीक है, mm स्क्वायर देता है, या अभी mm स्क्वायर होगा, मेगा पास्कल नहीं होगा। mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। 42 नंबर, एवरेज लाइफ ऑफ क्लास 1 टिम्बर, एवरेज लाइफ जो है क्लास 1 टिम्बर का कितना होता है। तो देखिए टिम्बर का भी क्लासिफिकेशन होता है, जब हम लोग नॉर्मल क्लास लाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं। ये 120 मंथ होता है क्लास 120 मंथ क्लास 1 का, क्लास 2 का जो है 60 से 120 मंथ होता है, और थर्ड का जो होता है 60 मंथ से कम होता है। ठीक है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में 43, ए गुड स्टोन शुड हैव वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन, कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है 0.6 प्रतिशत। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, सबका मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको हम कवर करेंगे, मगर अभी फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए अलग अलग सालों में पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को बार बार। तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, रिक्वायर्ड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। तो इसका हम जो है अलग अलग इसका आंसर है, और सबका आंसर 35 है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 45, ingredient which impart hardness and color to cement, ingredient जो hardness भी देता है कलर भी देता है, तो कौन देता है, तो मैग्नीशिया देता है। ठीक है। फिर आते हैं 46 में, which one of the following is responsible for the red color of brick, रेड कलर कौन देता है, अभी हम लोग बात ही किए थे रेड कलर कौन देता है, जस्ट अभी क्वेश्चन था, आयरन ऑक्साइड देता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। 47, इनेबल पेंट इज प्रिजर्व बाय एडिंग, इनेबल पेंट को कैसे प्रिजर्व करते हैं, जिंक ऑक्साइड, याद करो जिंक ऑक्साइड बताए थे, व्हाइट लेड। ठीक है, उसके बाद पिगमेंट आर एडेड टू, पिगमेंट कहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, किस में ऐड करते हैं, तो इसका है ये इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कलर देता है, इस पेंट में ऐड करते हैं इसको। और द बेस मटेरियल ऑफ डिस्टेम्पर इज, बेस मटेरियल डिस्टेम्पर का कौन सा होता है, तो डिस्टेम्पर का बेस मटेरियल चौक होता है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम स्लाइड के, इसके बाद से हम लोग इसको खत्म करेंगे। कल से हम लोग फिर दूसरे दिन फिर दूसरा वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा, और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए ये भी बताइए, जितना ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे उतना फास्ट मैं काम करूंगा। प्लाईवुड जो है आइडेंटिफाई किया जाता है किसके द्वारा, तो प्लाईवुड को आइडेंटिफाई करते हैं थिकनेस से, जितना अच्छा थिकनेस होता है उतना ही अच्छा इसका क्वालिटी होता है। ठीक है, थैंक यू।
आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए।